नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारत में लोहयुगीन संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। धातुओं की खोज और प्रयोग का मानव जाति के इतिहास में काफ़ी महत्व रहा है। सर्वप्रथम जिस धातु को ढूंढ निकाला गया और जिसका प्रयोग औजार बनाने के लिए मानव ने किया वह तांबा थी। कालक्रम से लोगों ने तांबे के साथ टीन व जस्ते को मिलाकर कांसा नामक मिश्रित धातु बनाना आरंभ कर दिया। कांसा तांबे से भी अधिक उपयोगी साबित हुआ। लोहे की खोज। कांस्य युगीन संस्कृति के लोगों ने तांबे और कांसे का प्रयोग औजार और हथियार बनाने के लिए शुरू किया था। इन संस्कृतियों का उदय ऐसे क्षेत्रों में हुआ था जहाँ खेती के लिए जंगलों को साफ करने की बड़े पैमाने पर आवश्यकता नहीं थी और ज़मीन को आसानी से जोता जा सकता था। परंतु बढ़ती आबादी को बचाने और उसके भरण पोषण के लिए कृषि भूमि की मांग बढ़ती गई और घने जंगलों को साफ करने की समस्या है वो आ खड़ी हुई। ऐसे में लोहे की खोज की गई। मानव जाति के इतिहास में लोहे की खोज दूसरी महत्वपूर्ण प्रगति थी। लोहा तांबे और कांसे की तुलना में अधिक सख्त और सस्ता होता है। वह उनकी अपेक्षा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तांबा विरल धातु है और सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में पाया जाता है और इससे वह महंगा भी है। लोहे की खोज से विभिन्न प्रकार के औजारों जैसे हल की फालों, हंसियाँ, कुदालों इत्यादि कृषि औजारों का बड़े पैमाने पर बनाया जाना संभव हो गया। लोहे से बनी कुल्हाड़ियों और आरों से वृक्षों को काटना और बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करना भी संभव हो गया। लोहे से बनी अनेक प्रकार की वस्तुएं पुरातत्वविदों ने खोज निकाली है, जिनमें हथौड़े, चिमटे, किल्ले, आरी इत्यादि शामिल है। लोहे से निर्मित विभिन्न प्रकार के हथियार भी पुरातत्वविदों को मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि सर्वप्रथम एशिया माइनर में आबाद, एशिया माइनर अर्थात तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्किस्तान, यहाँ आबाद हिताइतों और हिती जनजाति अर्थात हिती जनजाति ने 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे की खोज कर ली थी, परंतु उसको पिघलाने की कला वे 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास ही विकसित कर पाए। हिताइतों ने कांस्य युग का पटाक्षेप किया और लोह युग का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने एशिया माइनर की खानों से निकलने वाले लोहा को पिघलाकर और उसे डालकर बर्तन और शस्त्र बनाना सीख लिया था। बाद में एसीरियाई लोगों ने भी लोहे के हथियार बनाना शुरू कर दिया। 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान और यूनान में लोहे के औजारों और हथियारों का इस्तेमाल होने लगा था। इस प्रकार लोहे की खोज और प्रयोग ने सभ्यता के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोहे के उपकरणों से घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया और विश्व के अनेक क्षेत्रों में अब खेती भी की जा सकती थी। सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा जो प्रयुक्त धातु थी वो तांबा थी। भारत में लोह युग की शुरुआत। अब अधिकांश विद्वानों के मत के अनुसार भारत में जो लोह युग है उसकी शुरुआत 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास मानी जानी चाहिए और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक भारतीय इस धातु को पिघलाने और इससे विविध प्रकार के औजार, हथियार, उपकरण बनाना और इस्तेमाल करना सीख गए थे। ऋग्वेद में जिन धातुओं का उल्लेख मिलता है उनमें अयस्क धातु प्रमुखतः है। इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था और इस धातु से कवच, सिर स्त्राण, बाण तथा और अन्य औजार और हथियार बनाए जाते थे। परंतु वास्तव में यह जो अयस्क है वह कौन सी धातु थी, इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। स्वेडर के अनुसार जो अयस्क है वह न तो लोहा है न कांसा, इसे विशुद्ध तांबा समझना चाहिए। वहीं शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अयस्क का अर्थ सोना और सीसा को छोड़कर किसी भी अन्य धातु से हो सकता है। अनेक विद्वान अयस्क को लोहा मानते हैं। अथर्ववेद में कभी एकमात्र अयस्क शब्द मिलता है और कभी लोहा अयस्क। इससे अनुमान है कि अयस्क शब्द का प्रयोग सामान्य धातुओं के लिए होता था। वाजसनेयी संहिता जो है उसमें लोहा और श्याम शब्द मिलते हैं। अथर्ववेद में लोहा अयस्क और श्याम का उल्लेख मिलता है। मैक्स मुलर का मत है कि लोहा शब्द तांबे के अर्थ में प्रयुक्त किया जाना चाहिए और श्याम जो है उसको श्याम जो शब्द है उसे लोहे के अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार अनेक विद्वान अयस्क को लोहे के अर्थ में
ग्रहण करते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल जो है उस काल में आर्यों ने लोहे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में 8वीं ईसा पूर्व 8वीं सदी में भारतीयों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर कहा गया है। हस्तिनापुर की खुदाई में बीबी लाल जो है, बीबी लाल पुरातत्वविद, उनको हस्तिनापुर की खुदाई में लोहा मिला था। उत्तर वैदिक काल से संबंधित स्तर का लोहा बीबी लाल को मिला। लौह शोधन वाली भट्टियों के अवशेष अतरंजी खेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश से 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास के मिले हैं। बीबी लाल का कहना है कि अतरंजी खेड़ा का उत्खनन भारतीयों के लोह ज्ञान की प्राचीनता को 1000 ईस्वी पूर्व में ले जाता है। दक्षिण भारत में लोह युग। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद ही लोह युग की शुरुआत है वो हो गई थी। उत्तर भारत में ताम्रकांस्य युग के बाद लोह काल शुरू हुआ था, जबकि दक्षिण भारत में इसके विपरीत नवपाषाण काल अर्थात पाषाण काल के तुरंत बाद लोह युग शुरू हो जाता है। दक्षिण भारत की जो वृहत पाषाणी कब्रें मिली है, उन कब्रों की खुदाई में लोहे के औजारों की प्रचुरता है। तमिलनाडु के अदिचनलूर से पूर्व ऐतिहासिक काल की समाधियों में लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। जो लोहा प्रयोक्ता संस्कृतियां हैं, उनके जो प्रमुख स्थल है भारत में, उनको 4 विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है। पहला है चित्रित धूसर मर्तबाण संस्कृति, जो सिंधु गंगा विभाजक तथा ऊपरी गंगा घाटी में मिले अवशेषों के आधार पर है। इन प्रमुख स्थलों में अहि छत्रपुर, आलमगीरपुर, अल्लापुर, हस्तिनापुर, रोपड़, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा आदि प्रमुख स्थल हैं। जो जखेड़ा नामक स्थान है, वहाँ से कुदाली व हंसिया, लोहे की बनी कुदाली व हंसिया मिली है और साथ ही लोहे का हल्का फाल भी जखेड़ा से प्राप्त हुआ है। मध्य भारत अर्थात मालवा के क्षेत्र से जो प्रमुख लोह युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं, लोह युगीन स्थलों के अवशेष तो नागदा, उज्जैन और अरण मध्य प्रदेश। मध्य निम्न घाटी अर्थात पूर्वी भारत से पांडुराजा, डिब्बी बंगाल, चिरांद और सोनपुर बिहार इत्यादि स्थलों से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद व सोनपुर से लोहे की बर्छियाँ, छेनी तथा कीलें प्राप्त हुई है। दक्षिण भारत पर बात करें तो हल्लूर, आदिचनलूर, पेरम्बूर इत्यादि स्थलों से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। दक्षिण के औजारों और हथियारों में लंबे छड़ वाले लोहे के भाले, लोहे के छड़ के त्रिशूल, लोहे के छल्ले वाले बंधन लगे फावड़े, सॉकेट के रूप में मुड़े हुए किनारे वाले फावड़े, चपटी कुल्हाड़ियाँ इत्यादि है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अदिचनलूर नामक स्थान से पूर्व ऐतिहासिक काल की जो समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें मानव शव के साथ लोहे के उपकरण भी रखे हुए थे। तमिलनाडु के पेरम्बूर नामक स्थान से तथा केरल के तेलिचरी नामक स्थान से भी लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोहे की कुल्हाड़ी बरार के महापाषाण युगीन स्थल से प्राप्त हुई है, जिसमें 6% कार्बन की मात्रा है और इस कुल्हाड़ी से इस्पात के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हल्लूर से तीरों और भालों के सिरे भी प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ईसा पूर्व 8वीं सदी में भारतीयों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अहि छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कापिल्य आदि स्थानों की खुदाई से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के जो लोग हैं वो एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसको चित्रित धूसर मृदभांड
अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। इन स्थानों से लोहे के औजार व उपकरण जैसे भाला, तीर, वसूली, खुरपी, चाकू, कटार आदि मिलते हैं। चित्रित धूसर भांडों के प्रयोक्ता न केवल लोहे का ज्ञान रखते थे बल्कि लोहे के विभिन्न प्रकार के उपकरण भी बनाते थे। लोहे के ज्ञान से प्राचीन भारतीयों के भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। लोह तकनीक के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इस समय गंगा घाटी में नगरीय क्रांति आई, जिसको द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। वहीं लोहयुगीन संस्कृति के समय गंगा घाटी में जो नगरीय क्रांति आई उसको द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है तथा बड़े बड़े नगरों की स्थापना भी इस काल में हुई। विद्वानों ने इसके पीछे लौह तकनीक को ही उत्तरदायी ठहराया। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पीछे भी लौह तकनीक का विशेष योगदान रहा है। तो विद्यार्थियों, आज हमने भारत में लोहयुगीन संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।